नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। उत्तर प्रदेश में 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने वाले योगी आदित्यनाथ एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी उनके शपथ ग्रहण को लेकर अपना मेगा प्लान बना चुकी है, साथ ही तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को दोपहर 2 बजे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय एकाना क्रिकेट स्टेडियम में संविधान की शपथ लेंगे। यूपी बीजेपी ने प्रदेश के सभी जिलों को शपथ ग्रहण के लिए निर्देश भेज दिए हैं। निर्देशों के मुताबिक इस समारोह में हर क्षेत्र से कम 2 कार्यकर्ता 24 घंटे पहले मौके पर पहुंचेंगे। सांसद, विधायक, महापौर, चेयरमैन की सूची तैयार कर लखनऊ भेजने के लिए खास निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के लिए आने जाने की व्यवस्था सांसद, विधायक और पार्टी की तरफ से कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साधु संतों के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, साहित्यकार, समाज सेवी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि सभी जिले से बीजेपी कार्यकर्ता गाड़ी में पार्टी का झंडा लगाकर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हर जिला मुख्यालय और बाजारों में होर्डिंग लगाने के भी निर्देश दिए जाएंगे और साथ ही शपथ ग्रहण में आने से पहले सुबह 8 से 10 बजे तक मंदिरों में पूजा पाठ करने के निर्देश दिए गए हैं। बताते चले कि शपथ ग्रहण में आने वाले सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और माननीयों को प्रवेश पत्र मिलेगा। इस कार्यक्रम में लगभग 1 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को समारोह में बुलाने की योजना है। तो इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्याम कौशिक साहब का रुख कर लेते हैं। कौशिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। जी शुक्रिया आपका। तो शपथ ग्रहण की तमाम तैयारियां कौशिक साहब पूरी कर ली गई हैं। 25 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। 2.0 योगी आदित्यनाथ सरकार, और एक बार फिर 37 साल बाद इतिहास रचने वाले मुख्यमंत्री का तमगा कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ को मिल गया है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगी कि आप क्या देखते हैं, किस तरह का स्वरूप इस बार मंत्रिमंडल का होना चाहिए, जिससे कि क्योंकि अभी जो टारगेट है वो अचीव कर चुकी है पार्टी, अब 2024 उनका लक्ष्य रहने वाला है। देखिए, कई मायने में योगी आदित्यनाथ की पुनः वापसी ऐतिहासिक भी है और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि आपने जैसा कहा कि 2024 के लिए उत्तर प्रदेश में योगी की वापसी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस पूरी कोशिश है, पूरे मंत्रिमंडल को जिस तरह से सजाने की कवायद है, इसमें जातिगत समीकरण भी इसमें रहे, वो वर्ग भी जो इस बार थोड़ा सा रूठा हुआ दिखाई दिया, या कोशिश की गई कि एक मैसेज आए कि भारतीय जनता पार्टी से ये इधर कहीं और जाने की कोशिश करते हैं, उन सारे वर्गों के प्रतिनिधि को इसमें शामिल करने की कोशिश होगी और एक ऐसा संतुलित मंत्रिमंडल का विस्तार करने की संभावना है जिसमें महिला भी हो, दलित भी हो, पिछड़े भी हो, अगड़े भी हो। और जहां तक शपथ ग्रहण समारोह की बात है, कोशिश ये भी है कि सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, माननीय हैं, वो तो आए ही हैं, विपक्ष को भी इसमें भरपूर जगह देने की कोशिश की जाएगी और उनको भी आमंत्रित करने की कोशिश की जाएगी कि वो आए और देखें। तो कुल मिला के योगी सरकार के इस मंत्रिमंडल या शपथ ग्रहण समारोह भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सारी तैयारियां जिस तरह से हो रही है, सीधा उसमें 2024 की छाप दिखाई दे रही है और जिस तरीके से योगी सरकार ने मजबूती के साथ वापसी की है। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम वो राजनीतिक विश्लेषक हों या तमाम जानकार लोग जो हैं, वो बता रहे थे कि वापसी तो होगी, लेकिन इस कदर इतने प्रचंड बहुमत के साथ पुनः वापसी नहीं होगी, क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी भी थी। 7 सालों तक केंद्र में सरकार, 5 सालों तक यहाँ सरकार, बहुत सारी नाराजगी चल रही थी। किसानों की नाराजगी अलग थी, युवाओं की नाराजगी अलग थी, बेरोजगारों की अलग थी, महंगाई भी चरम था। इसके बावजूद यदि इतनी मजबूती के साथ योगी सरकार की वापसी होती है, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस उपलब्धि को निश्चित तौर पर 2024 में भी बनाने की कोशिश। कौशिक साहब, जिस तरह से आपने गिनवाई ये सभी बातें, खैर ये सभी के सामने है कि किस तरह से बहुत सारे मुद्दे थे जिसे जनता भी उठा रही थी, जिसमें महंगाई और बेरोजगारी 2 अहम मुद्दे थे। ये सभी ध्वस्त हो गए योगी आदित्यनाथ की आंधी के सामने। क्या कहें कि ये एक फायदा इसलिए भी मिला है पार्टी को क्योंकि विपक्ष सामने मजबूत नहीं था, विपक्ष के पास कोई मजबूत चेहरा नहीं था, जो हमेशा से कहा जा रहा है, अलग अलग विश्लेषक जो है वो भी यही कहते हैं, क्योंकि विपक्ष मजबूत नहीं है, कोई दावेदार उनके पास मजबूत नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ सरकार पर ही जनता को भरोसा जताना पड़ा, क्योंकि विकल्प नहीं था उनके पास। इसीलिए तमाम मुद्दे दरकिनार करते हुए उन्होंने एक बार फिर योगी आदित्यनाथ पर विश्वास जताया। देखिए, आप इसे 2 नजरिए से देख सकती हैं। एक नजरिया तो ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में योगी और मोदी का अभी भी कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है। ये लोग अपने लोकप्रियता के चरम पे हैं और जब चाहे जिस तरह से चाहे सत्ता में अपनी वापसी कराने की कुव्वत रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब विपक्ष की बात हम करते हैं तो विपक्ष
के तरफ से भी अखिलेश यादव ने, खासकर वो समाजवादी पार्टी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की बात आप छोड़ दें, कांग्रेस की बात छोड़ दें और बाकी दलों की बात छोड़ दें, तो पूरे चुनाव में समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ लड़ती हुई दिखाई दी और अकेला एकमात्र चेहरा अखिलेश यादव अपने बल पे यदि इतने बेहतरीन तरीके से लड़ते हुए यदि वो अपनी सीटें ला सकते हैं, उन्होंने भी अपने आप को साबित किया कि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनौती नहीं दी जा सकती है। कुछ कमियां रही। हमने देखा कि इस चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष स्तर के अधिकारी थे, चाहे वो देश के गृह मंत्री को हमने पर्चा बांटते हुए देखा, हमने जिस तरह से उनके टॉप ग्रेड के जितने भी लीडर थे या स्टार प्रचारक थे, उन सारे लोगों ने अपनी ताकत झोंक दी। लेकिन अखिलेश यादव में एक कमी ये भी रही कि कनेक्टिविटी भारतीय जनता पार्टी के जैसे अन्य लोगों के बीच में उनकी नहीं रही। वो आते थे, मशीन पे लगे हुए बस में से बाहर निकलते थे, लोगों को संबोधित करते थे, वो वापस चले जाते थे। वो डोर टू डोर कैंपेनिंग नहीं दिखी, लोगों के भीड़ में उनको लोगों ने नहीं देखा, उनके परिवार के बाकी सदस्यों को उस तरह से मेहनत करते हुए नहीं देखा। तो शायद इन सब चीजों को पहले से काम किया जा सकता है। बार बार मैं एक चीज और बोलता हूँ कि आप 5 साल का जो कोर्स है वो आप 6 महीने में पूरा नहीं कर सकते, साल भर में पूरा नहीं कर सकते। आपको लगातार, हमने देखा कि 2017 में चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी 2022 की तैयारी में उसी वक्त लग गई, लेकिन पिछले 1 वर्ष में ये कहने की अक्टूबर नवंबर के आसपास में 2021 से अखिलेश यादव अचानक इतना सक्रिय हुए, शायद वो उस हार के बाद से ही सक्रिय होते और राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते तो आज ये नतीजे कुछ और होते उनके पास। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि एक कैंपेन कहीं खत्म होता था या फिर कहीं की एक रैली खत्म होती थी तो बीजेपी का कोई दूसरा बड़ा चेहरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हो, उन्होंने भी इस बार कमान संभाली, योगी आदित्यनाथ हो, जेपी नड्डा हो, गृह मंत्री अमित शाह खुद क्यों ना हो, एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां की गई हैं, लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश की गई है और उसी का ये असर भी होगा शायद। कौशिक साहब, एक और पॉइंट मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा है इस बार शपथ ग्रहण समारोह की बात कर लें कि या फिर जनता में हम एक विशेष वर्ग समूह की बात कर लें तो युवाओं और महिलाओं, इन 2 वर्गों पर विशेष फोकस है सरकार का। जाहिर सी बात है कि ये दोनों वर्ग के बारे में बातचीत की जाती थी कि इलेक्शन से पहले ये नाराज चल रहे हैं सरकार से। युवा बेरोजगारी की वजह से त्रस्त है, युवा उसे रोजगार नहीं मिल पा रहा है। कई परीक्षाओं के बारे में हमने देखा कि किस तरह से भर्तियां निकली, कुछ भर्तियां निकलने के बाद में रद्द हो गई, परीक्षा होने के बाद में कुछ रद्द हो गई, कुछ रिजल्ट के बाद में भी रद्द हो गया। तो ये तमाम गलतफहमी जो बनी रही और इसकी वजह से युवाओं में जो एक रोष था निश्चित तौर पर उसको इस बार संतुलित करने का प्रयास किया जाएगा और उसे भी संतुष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। महिलाओं को भी एक बात इसमें इस मंत्रिमंडल में आप देखेंगे कि उन्हें भी अच्छी खासी तवज्जो मिलती हुई दिखाई दे रही है। यह भी दिखाई दे रहा है कि जो महिलाएं या जो प्रतिनिधि किसी और पार्टी से यदि वापस भारतीय जनता पार्टी में जिन लोगों ने अपनी आस्था दिखाई है और वो जीत गई है, उन्हें भी स्वाति सिंह जैसे लोगों की भी बात हम कर ले तो उस तरह के लोगों से भी आप देखेंगे उन्हें भी जगह मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब ये भी एक मैसेज आना चाहिए कि हमारे पास यदि हमारे सेवे में आप आते हैं, आप काम करने वाले लोग हैं, आप मेहनती लोग हैं, जनता में आपकी पहचान है, तो निश्चित तौर पर वैसे लोगों का स्वागत है। और जो नाराजगी है, जो कमियां रह गई है, इस बार पूरी कोशिश होगी कि उस तरह की कोई नाराजगी नहीं हो, वो कमियों को दूर किया जाए और लोगों से और ज्यादा कनेक्टिविटी बने ताकि 24 में बेहतर स्थिति आए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कौशिक साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण करने वाले हैं, दूसरी बार वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे और 37 साल बाद इतिहास रच के कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ का कद जो है और ज्यादा बढ़ गया है उत्तर प्रदेश में। और बढ़ते आगे, 10 दिनों की माथापच्ची के बाद आज उत्तराखंड को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है और बीजेपी के विधायक दल में इस बात पर मोहर लग सकती है। देहरादून में आज पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी मौजूद रहेंगी। वहीं दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के नेताओं से मुख्यमंत्री और नई सरकार की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की। जानकारी के मुताबिक राज्य में सीएम के नाम पर फैसला होने के बाद 24 मार्च को राज्य में नया मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने रविवार को बताया कि विधायक दल की बैठक शाम 5 बजे से दून स्थित पार्टी मुख्यालय में शुरू होगी। इसके लिए सभी विधायकों को सूचित किया गया है और पार्टी के ज्यादातर विधायक देहरादून पहुंच चुके हैं, जबकि कुछ होली का त्योहार होने के वजह से आज देहरादून पहुंचेंगे। आज केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायकों की बैठक होगी और इस बैठक में राज्य के नए मुख्यमंत्री पर सभी की राय ली जाएगी। फिलहाल मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदारों में सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, ऋतु खंडूरी और विनोद चमोली के साथ
कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी का नाम चर्चा में बना हुआ है। राज्य में मुख्यमंत्री की दौड़ में सांसद भी पीछे नहीं। इसमें राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट का नाम भी शामिल है। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज शाम 5 बजे विधायक दल की जो बैठक होने वाली है उसमें मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान होगा। दूसरी तरफ इंफाल में आज दोपहर 3 बजे एन बीरेन सिंह मणिपुर के सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। एन बीरेन लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। मणिपुर के राज्यपाल एल गणेशन ने रविवार को बीजेपी विधायक दल के नेता और कार्यवाहक मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को अगली सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्रियों निर्मला सीतारमण और किरण रिजिजू ने पार्टी की तरफ से राज्यपाल को एक पत्र सौंपा, जिसमें कहा गया कि एन बीरेन सिंह को सर्वसम्मति से 32 विधायकों के साथ बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है। राजभवन के बयान में कहा गया कि 2 राजनीतिक दलों, जनता दल के 6 सदस्यों ने, क्योंकि पीपल्स अलायंस के 2 सदस्यों ने और 1 निर्दलीय ने बीजेपी को बिना शर्त अपना समर्थन दिया और उनके समर्थन पत्र भी राज्यपाल को सौंपे गए हैं। इससे बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के पास 60 सदस्यीय मणिपुर विधानसभा में 41 की संख्या होगी और 2/3 बहुमत होगा। इससे पहले दिन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि एन बीरेन सिंह दूसरे कार्यकाल के लिए मणिपुर के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। बीजेपी द्वारा केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मणिपुर भेजी गई सीतारमण ने कहा कि सिंह को सर्वसम्मति से पार्टी के राज्य विधायक दल ने अपना नेता चुना है। पिछले 10 दिनों से जारी अनिश्चितता के बीच कहें कि उसके बाद विधायक दल की बैठक और ये घोषणा हुई है, क्योंकि प्रतिद्वंदी नेता बीरेन सिंह और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक टी बिस्वजीत सिंह केंद्रीय नेताओं से मिलने के लिए 2 बार दिल्ली पहुंचे, जिसे प्रतिद्वंदी खेमों द्वारा लामबंदी की कवायद के तौर पर देखा गया था। हालांकि पार्टी के भीतर मतभेद का खंडन किया गया था। सीतारमण ने कहा कि सर्वसम्मति से लिया गया एक अच्छा निर्णय है जो सुनिश्चित करेगा कि मणिपुर में एक स्थिर और जिम्मेदार सरकार हो। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का फाइनल हार चुके हैं। डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने उन्हें 21-10, 21-15 से हराया। विक्टर ने पहला गेम 21-10 से जीता। 22 मिनट तक चले इस मुकाबले में सेन काफी कोशिशों के बाद भी बढ़त नहीं बना पाए। गेम की शुरुआत से ही विक्टर ने दमदार खेल दिखाया, जिसके सामने लक्ष्य कहीं टिकते नहीं दिखे। हालांकि उन्होंने वापसी की कोशिश जरूर की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। मुकाबले में डेनमार्क के विक्टर का पलड़ा थोड़ा भारी माना जा रहा था, लेकिन लक्ष्य ने दूसरे गेम में उन्हें जोरदार चुनौती दी। दूसरे गेम में एक समय मुकाबला बराबरी का दिख रहा था, लेकिन लक्ष्य जल्दी ही दबाव में आ गए। स्मैश से लेकर डिफेंस और कोर्ट कवरेज में विक्टर उनसे कहीं आगे नजर आए। दूसरे गेम में 31 मिनट तक ये चला और विक्टर ने आखिरी में 21-15 से ये गेम जीता। 28 वर्षीय विक्टर ने 2020 में इस खिताब को जीता था और इसके अलावा बीते साल ओलंपिक में उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। वो मौजूदा समय में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। उनके अनुभव को लक्ष्य का जोश शायद चुनौती नहीं दे पाया। इससे पहले 20 वर्षीय लक्ष्य सेन ने बर्मिंघम में जारी इस चैंपियनशिप में शनिवार को सेमीफाइनल्स में मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वो ऐसे चौथे भारतीय सिंगल्स खिलाड़ी हैं जो फाइनल्स में पहुंचे। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी के विरुद्ध शुरू हुई लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार टीकाकरण साबित हुआ है और इस महाअभियान का आगाज आज आम आदमी या फिर कहें कि जनता के लिए टीकाकरण शुरू होने के 1 साल बाद से शुरू। वरिष्ठ नागरिक करीब 1.3 करोड़ से ज्यादा यह शहर की 90% वयस्क आबादी अब पूरी तरह से टीका उन्हें लगाया जा चुका है। दूसरी तरफ 15 से 17 साल आयु वर्ग के 70% किशोर जो लगभग 2 महीने पहले टीकाकरण के लिए पात्र थे, उन्हें भी टीका लग चुका है। अब पूरी तरह से टीका लगाया गया है। बताते चले कि राजधानी में अभी तक टीके की कुल 2,85,38,784 डोज दी जा चुकी हैं। इनमें सिंगल, डबल और सतर्कता डोज लगाने वाले शामिल हैं। दरअसल पिछले महीने की शुरुआत में राजधानी दिल्ली ये लक्ष्य हासिल करने वाला एकमात्र भारतीय शहर बन गई, जिसने कोरोना के खिलाफ 3 करोड़ से ज्यादा खुराक देने का मील का पत्थर साबित किया। लगभग 6 सप्ताह बाद ये अभी भी एकमात्र ऐसा शहर है जिसने इसे पार किया है, जिसमें करीब 3.2 करोड़ कुल वैक्सीन खुराक के साथ दी जा चुकी हैं। हालांकि भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई ने 2 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और उसके बाद बेंगलुरु 1.8 करोड़ और पुणे ने 1.7 करोड़, जबकि अन्य 2
महानगरीय शहर चेन्नई और कोलकाता ने लगभग 1 करोड़ डोज अभी तक वहां की जनता को दी है। बढ़ते आगे, 3 दिन के अंतराल के बाद आज भारतीय शेयर बाजार में कारोबारी दिन है और सप्ताह के पहले ट्रेंडिंग सेशन में हल्की तेजी के साथ कारोबार शुरू होने की उम्मीद है। ग्लोबल सेंटीमेंट अच्छे दिख रहे हैं और जापान का बाजार निक्केई बंद है। सेंसेक्स की शुरुआत आज 168 अंकों की तेजी के साथ 58,030 के लेवल पर हुई। निफ्टी की शुरुआत 42.50 अंकों के साथ 17,329 के स्तर पर हुई है। बाजार की शुरुआत होने से पहले प्री ओपनिंग में सेंसेक्स 168 अंकों की तेजी के साथ 58,030 पर कारोबार कर रहा था। 42.50 अंकों की बढ़त के साथ एनएसई का निफ्टी 17,329 के लेवल पर प्री ओपनिंग में कारोबार कर रहा था। गुरुवार को आखिरी ट्रेंडिंग सेशन में बीएसई का सेंसेक्स 57,863 पर बंद हुआ था और एनएसई का निफ्टी 17,287 पर बंद होने में कामयाब रहा था। पाकिस्तान में बढ़ते सियासी पारे के बीच इमरान खान की हालत पतली है। देश में भयंकर महंगाई के चलते आम आदमी की हालत अब खराब दिखाई दे रही है। पाकिस्तानी जनता का कहना है कि इमरान ने वायदे तो बहुत किए थे लेकिन उन्हें पूरा करने की कोशिश नहीं की है। इन रिकॉर्ड्स तोड़ महंगाई ने जनता को इमरान के खिलाफ खड़ा कर दिया है। पेट्रोल, चीनी, दूध समेत कई चीजों के बढ़ते दामों से हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान में महंगाई 70 सालों में अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। पेट्रोल 150 रुपए प्रति लीटर तक पहुंचने वाला है तो चीनी भी 100 रुपए प्रति किलो बिक रही है। पाकिस्तान में खाने की कीमतें दोगुना हो चुकी हैं जबकि घी, तेल, आटा, चिकन की कीमतें ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान के फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक अक्टूबर 2018 से अक्टूबर 2021 तक बिजली की दरें 57% तक बढ़ी हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बताते चले कि पिछले रविवार को अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर विपक्ष को निशाने पर लेते हुए इमरान खान ने कहा था कि वो आलू टमाटर की कीमतों के नियंत्रित करने के लिए राजनीति में नहीं आए। इमरान खान के इस असंवेदनशील बयान पर विपक्ष भी हमलावर हुआ। जनता में इमरान को लेकर गुस्सा बढ़ा। पाकिस्तान का विपक्ष अब सड़क पर है। और सियासी संकट और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मंडरा रहे खतरे के बीच पाक पीएम इमरान खान ने भारत की जमकर तारीफ की है। उन्होंने विरोध करने वाले पार्टी के सांसदों से कहा कि मैं कह रहा हूं कि माफ कर दूंगा, वापस आ जाएं। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान की तारीफ करता हूं। हिंदुस्तान ने हमेशा आजाद विदेश नीति रखी है। हिंदुस्तान अमेरिका का सहयोगी है और खुद को न्यूट्रल कहता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि प्रतिबंध लगे हुए हैं क्योंकि भारत की विदेश नीति लोगों की बेहतरी के लिए है। इमरान खान ने विरोधियों से कहा कि सारा पाक समझेगा कि आपने जमीर बेच दिया है। हमेशा के लिए आपके नाम के आगे जमीर फरोश लग जाएगा। आपके लिए बच्चों की शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे 26 दिनों के बाद भी दोनों देशों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इस जंग का जो असर है वो ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ने वाला है। हाल ही में कोरोना महामारी के बाद
ऊपर रही ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ये जंग ठीक नहीं। लंदन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टीव शिफेरिस ने इस युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर को लेकर एक शानदार रिपोर्ट तैयार की है। आर्थिक विकास संगठन ने गुरुवार को कहा कि इस युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ सकता है। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद पहले साल में वैश्विक आर्थिक विकास में 1% से ज्यादा की कटौती कर सकता है। OECD के मुताबिक ये जंग आने वाले साल में रूस में गहरी मंदी का कारण बन सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पहले साल में वैश्विक स्तर पर उपभोक्ता कीमतों में लगभग 2.5% की वृद्धि होने की उम्मीद है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।